12 जून 2025 दोपहर के करीब 1:30 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की फ्लाइट 171 उड़ान भरने को तैयार थी। ये एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन था जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जाने वाला था। इसमें 230 पैसेंजर्स, 10 क्रू मेंबर्स और 2 पायलट सवार थे। प्लेन के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल थे, जिन्हें 15,600 घंटों का अच्छा खासा फ्लाइट एक्सपीरियंस था। वहीं उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 3,400 घंटे की उड़ान का अनुभव था। पैसेंजर्स में 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश नेशनल्स, 7 पोर्चुगीज और 1 कैनेडियन नागरिक शामिल थे। एयरपोर्ट पर माहौल बिल्कुल आम था। चेक-इन्स, अनाउंसमेंट्स, सिक्योरिटी क्लियरेंस और बोर्डिंग सब कुछ हर बार के रूटीन की तरह ही था। प्लेन में मौजूद कुछ लोग इस सफर के लिए काफी एक्साइटेड थे। कोई पहली बार देश से बाहर पढ़ने जा रहा था, तो कोई सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर वापस काम के लिए लंदन लौट रहा था। प्रतीक जोशी जो लंदन में रहते थे, वो अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को साथ ले जाने के लिए इंडिया आए थे। उनकी पत्नी कोमी व्यास भी उनकी तरह एक डॉक्टर थी, जिन्होंने 2 दिन पहले ही अपनी जॉब से इस्तीफा दिया था, क्योंकि अब पूरा परिवार लंदन शिफ्ट हो रहा था। प्लेन में ही पूरे परिवार ने एक सेल्फी ली। उनके हंसते हुए चेहरों से साफ जाहिर था कि उन्हें लंदन में अपनी नई जिंदगी का कितनी बेसब्री से इंतजार था। इसी फ्लाइट की किसी सीट पर पुरानी यादों में खोए हुए अर्जुन पटोलिया बैठे थे, जो एक हफ्ते पहले ही लंदन में अपनी वाइफ को खो चुके थे। वो अपनी पत्नी के साथ लंदन में ही रहते थे। उनकी पत्नी की आखिरी इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियां नर्मदा नदी में विसर्जित की जाए। अर्जुन अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने भारत आए थे। पत्नी की अस्थियां नर्मदा नदी में बहाकर वो अब वापस लंदन जा रहे थे। दिल गम में डूबा था, लेकिन दिल के किसी कोने में जिंदगी की एक उम्मीद भी बाकी थी। वो उम्मीद उनकी 2 मासूम बच्चियां थी, जो लंदन में उनका इंतजार कर रही थी। प्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी थे, जो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। हर मुसाफिर अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कोई हेडफोन्स लगाकर बैठा था, कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, तो कोई किसी से बातचीत में लगा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन सभी का ये सफर अधूरा ही रह जाने वाला है। सभी जरूरी चेक्स के बाद प्लेन दोपहर के 1:37 पर रनवे 23 से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ टेक ऑफ कर जाता है। प्लेन की कमान को पायलट क्लाइव कुंदर के हाथों में थी। वही पायलट सुमित सभरवाल फ्लाइट को मॉनिटर कर रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में फ्लाइट 155 नॉट्स और फिर 180 नॉट्स की रफ्तार पकड़ लेती है। प्लेन हवा में करीब 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा पाता। तभी कुछ बहुत अजीब होता है और प्लेन अचानक अनबैलेंस्ड होकर नीचे की ओर गिरने लगता है, जैसे उसने कंट्रोल खो दिया हो। 1:39:05 पर पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डरी हुई आवाज में एक डिस्ट्रेस कॉल भेजते हैं। थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग, मेडे मेडे मेडे। ये शब्द साफ इशारा कर रहे थे कि कॉकपिट में अब कुछ भी कंट्रोल में नहीं है और प्लेन अब मौत की रफ्तार से जमीन की ओर बढ़ रहा है। एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर बीजे मेडिकल कॉलेज है, जहां के हॉस्टल में उस वक्त लंच टाइम चल रहा था और मेडिकल स्टूडेंट्स अपने खाने में बिजी थे। उसी वक्त फ्लाइट 171 इतनी नीचे आ चुकी थी कि उसके विंग्स पेड़ों से टकराने लगे और फिर टेक ऑफ करने के केवल 32 सेकंड्स बाद ही ये प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकराकर क्रैश कर जाता है। लंबी फ्लाइट होने की वजह से प्लेन में 1 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल था, जिस वजह से बिल्डिंग से टकराने के बाद प्लेन आग का गोला बन जाता है। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें थी, धुएं का गुबार था और चीखों की आवाजें थी। यह भारत की एविएशन हिस्ट्री का सबसे तेजी से घटने वाला अब तक का सबसे भयानक प्लेन क्रैश था। जो सफर नए अरमान लेकर शुरू हुआ था, वो केवल 32 सेकंड्स में एक बहुत ही खौफनाक हादसे में बदल चुका था। One of the biggest aviation disasters that the country has witnessed. In a tragic incident, an Air India flight to London crashed shortly after takeoff near the Ahmedabad airport. One person miraculously survived in seat 11A. I can't explain. Everything happened in my eye. I can't. Officials have found the so-called black box flight recorder, which, along with the cockpit voice recorder, should provide vital information. A preliminary report released just days ago found the fuel supply to the engines was cut off and was turned back on 10 seconds later, but by then it was too late.
ये क्रैश इतना खौफनाक था कि प्लेन जमीन से टकराते ही पूरी तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। उसमें मौजूद फ्यूल से ज्वालामुखी जैसी आग भड़क उठी थी, जिसने 5 बिल्डिंग्स को पूरी तरह तबाह कर दिया। प्लेन का रैकेज करीब 37,000 स्क्वायर मीटर्स तक फैल चुका था। चारों ओर मेटल के टुकड़े, लगेज, जलते हुए पार्ट्स और खामोशी के बीच चीखें थी। इस दर्दनाक क्रैश ने विमान में मौजूद 242 लोगों में से 241 की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। प्रतीक जोशी और उनका पूरा परिवार, अर्जुन पटोलिया और उनका लंदन लौटकर बच्चियों की देखभाल करने का सपना, मैथिली पाटिल जिन्होंने उड़ान से पहले अपने पिता से कहा था लंदन पहुंचते ही कॉल करूंगी पापा, ये सब अब सिर्फ मलबे में दबे अधूरे वादे बनकर रह गए थे। इस प्लेन में 13 बच्चे भी मौजूद थे, जिनमें से 3 नवजात थे जिनकी उम्र 2 साल से भी कम थी। उनकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। उनको लेकर एक अजीब इत्तेफाक सामने आया। उनकी सभी गाड़ियों के नंबर, यहाँ तक कि उनके पुराने स्कूटर पर भी 1206 लिखा होता था। 1206 को वो लकी मानते थे, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन भी तारीख 1206 थी, जो उनकी जिंदगी की आखिरी तारीख बन गई। इस प्लेन में सवार 242 लोगों में से केवल एक ही इंसान जिंदा बच सका। जिंदा बचने वाले का नाम विश्वास कुमार रमेश है, जो भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक है। विश्वास प्लेन में इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट नंबर 11A पर बैठे थे। हादसे के वक्त जिस सेक्शन में वो बैठे थे वो हिस्सा प्लेन से अलग होकर बीजे मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर पर जा गिरा। इस दौरान इमरजेंसी एग्जिट का हिस्सा टूटकर खुल गया था, जहां से विश्वास बाहर निकल आए। वो खुद चलकर मलबे से बाहर आए और एक वीडियो में उन्हें घायल अवस्था में एम्बुलेंस की तरफ ले जाया जाता हुआ देखा गया। विश्वास के साथ उनके भाई अजय भी फ्लाइट में मौजूद थे, जो इस क्रैश में बाकी 241 लोगों की तरह ही अपनी जान गंवा बैठे थे। सब कुछ इतनी तेजी से घटा था कि विश्वास कुमार रमेश को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये कोई बुरा सपना नहीं बल्कि दर्दनाक हकीकत है। ये प्लेन क्रैश इतना भयानक था कि आखिरी पलों में यहाँ क्या हुआ और इसमें जान खोने वालों पर क्या गुजरी, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बीजे मेडिकल कॉलेज भी इसकी चपेट में आया, जिससे ग्राउंड पर मौजूद 19 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 60 से भी ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हॉस्टल की मेस में जो स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, उनमें से कई की मौके पर ही मौत हो गई। एक आई विटनेस ने बताया कि एक शव के हाथ में चम्मच थी, जैसे कि जिंदगी ने उसे आधे निवाले पर ही रोक दिया हो। उसी दौरान एक टुक टुक ड्राइवर सुरेश का 15 साल का बेटा आकाश भी हॉस्टल के गेट के पास मौजूद अपनी चाय की दुकान पर सो रहा था। आग में लिपटा हुआ प्लेन का एक भारी सा टुकड़ा उस पर आ गिरा और कुछ ही सेकंड्स में उसे आग की लपटों ने घेर लिया। आकाश की मां, जो थोड़ी दूरी पर ही थी, वो तेजी के साथ उसे बचाने के लिए उस आग में दौड़ पड़ी। वो खुद भी बुरी तरह जल गई, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सकी। जैसे ही हादसे की खबर अथॉरिटीज तक पहुंची, ब्रिगेड कॉल जारी किया गया। पूरे अहमदाबाद शहर से 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 60 फायर व्हीकल्स और 20 वाटर बाउजर्स मौके पर पहुंचे। जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहां सिर्फ धुआं, जलता हुआ मलबा और झुलसे हुए शव थे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात थी, वो सबसे पहले मौके पर पहुंची। उनके बाद इंडियन आर्मी, BSF, CRPF, NDRF और वेस्टर्न रेलवेज की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। जलते हुए टुकड़ों के बीच जिंदा इंसानों की तलाश की जा रही थी। जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। जो अंदर कॉलेज में फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा था। यह रेस्क्यू ऑपरेशन इतना मुश्किल था कि धुएं की मोटी परत, जहरीली गैस और जलते हुए फ्यूल ने हर एक सेकंड को खतरनाक बना दिया था। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तुरंत आसपास के सभी रोड्स बंद करवा दिए, हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट पर डाल दिया और बर्न वार्ड्स को एक्टिवेट कर दिया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस क्रैश ने न केवल 260 लोगों की जिंदगी छीनी, बल्कि सैकड़ों परिवारों को बर्बाद कर दिया। रेस्क्यू टीम जल चुके शवों का DNA टेस्ट कर उनकी पहचान में जुटी थी। हर जगह मातम पसरा था और हर आंख नम थी। इस पूरी ट्रेजेडी के इकलौते सर्वाइवर विश्वास कुमार रमेश भी कुछ समय बाद गहरे सदमे में चले गए। वो दिन रात बस किसी चीज को एकटक देखते हुए चुपचाप बैठे रहते, जैसे उन्हें ये दर्द खाया जा रहा हो कि काश इमरजेंसी एग्जिट से कूदते वक्त वो अपने भाई को भी बचा लाते।
इसी दौरान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इम्तियाज अली सैयद बेचैनी से टहल रहे थे, जिनके भाई जावेद अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों के साथ इसी प्लेन क्रैश में अपनी जिंदगी खो बैठे थे। इम्तियाज इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। बार बार ये बताने के बाद भी कि हादसे में केवल एक ही शख्स जिंदा बचा है, वो बोलते रहे कि आप नहीं समझेंगे, मेरा भाई मेरी जान था। वो सबको अपने भाई और बच्चों की वो तस्वीर दिखा रहे थे जो फ्लाइट में चढ़ने से पहले ली गई थी। इम्तियाज अपने भाई को खोने का दुख समेट नहीं पा रहे थे। सब कुछ सामने था, लेकिन प्लेन क्रैश में बॉडीज इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि डीएनए टेस्टिंग के बाद भी बड़ी मुश्किल से उनकी पहचान हो पा रही थी। वो इसी उम्मीद में थे कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए और कोई आकर कह दे कि उनका भाई जिंदा है। इस हादसे के बाद पूरा देश सदमे में था। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा था कि सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर ऐसा क्या हुआ कि एक मॉडर्न और टेक्निकली एडवांस्ड ड्रीमलाइनर प्लेन इस तरह से क्रैश हो गया। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की थ्योरीज चलने लगी। ये थ्योरीज उन 2 वीडियोस के आधार पर बनाई जा रही थी जो हादसे के तुरंत बाद तेजी से वायरल हो रही थी। एक वीडियो एयरपोर्ट के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे की थी, जिसमें दिख रहा था कि फ्लाइट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, लेकिन अचानक उसकी स्पीड कम होने लगी और प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा। दूसरी वीडियो एक लड़के ने एक छत से बनाई थी, जिसमें टकराने से ठीक पहले के आखिरी पल कैद थे। इन वीडियोस के सामने आने के बाद नई नई अजम्पशंस बनने लगी। किसी ने कहा कि प्लेन के फ्लैप में दिक्कत थी, किसी ने लैंडिंग गियर को लेकर सवाल उठाया और कुछ लोगों ने राम एयर टर्बाइन के डिप्लॉय हो जाने को लेकर नई थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। हर घंटे सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी तैर रही थी, लेकिन प्लेन के क्रैश होने की असल वजह क्या थी, इसका सही जवाब किसी को नहीं पता था। ये जवाब मिलने की उम्मीद तब जगी जब क्रैश के अगले ही दिन इन्वेस्टिगेटर्स को ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। इसके बाद क्रैश साइट से और भी कई जरूरी सिस्टम्स मिले जो क्रैश की वजह समझने में मदद कर सकते थे। इंडिया की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। साथ ही इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत यूके की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और यूएस की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की टीम्स जांच में मदद करने के लिए भारत आ गई। इंडिया की DGCA और एयर इंडिया ने भी अपनी अपनी अलग से एक पैरेलल जांच शुरू की। इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक किसी भी मेजर एयर क्रैश के 30 दिनों के अंदर एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट जारी की जाती है। उसी के अनुसार इस प्लेन के क्रैश होने के ठीक 1 महीने बाद 12 जुलाई को AAIB ने एक 15 पेज की इनिशियल रिपोर्ट रिलीज की। इस रिपोर्ट से लोगों को सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद थी, लेकिन इस रिपोर्ट में जो बताया गया उससे लोगों को जितने आंसर्स नहीं मिले, उससे ज्यादा सभी के मन में सवाल खड़े हो गए। रिपोर्ट में बताया गया कि फ्लाइट 171 का टेक ऑफ रूटीन के हिसाब से ही था। प्लेन ने 153 नॉट्स की स्पीड पर उड़ान भरी और फिर 180 नॉट्स तक पहुंच गया। फ्लैप 5 डिग्री पर सेट था और लैंडिंग गियर डाउन पोजीशन में था, जो कि टेक ऑफ के लिए नॉर्मल प्रोसीजर है। मौसम एकदम साफ था, किसी भी तरह की विजिबिलिटी या विंड की प्रॉब्लम नहीं थी और न ही कोई पक्षी प्लेन से टकराया था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद अचानक से प्लेन के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो रन पोजीशन में थे 1-1 सेकंड के गैप में कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इसका मतलब था कि दोनों इंजन तक फ्यूल पहुंचना बंद हो गया और प्लेन के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। इस वजह से फ्लाइट ने पूरी तरह पावर खो दी। दोनों इंजन एक साथ बंद हो जाए ये एक रेयरेस्ट केस था। इंजन के बंद होते ही राम एयर टर्बाइन यानी रैट डिप्लॉय हो गया। रैट एक छोटा सा प्रोपेलर होता है जो तब एक्टिवेट होता है जब दोनों इंजन फेल हो जाए या किसी वजह से प्लेन की पूरी पावर कट हो जाए। इससे प्लेन के जरूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को टेम्पररी पावर मिलती है, लेकिन ये थ्रस्ट वापस नहीं दे सकता। वायरल हुए वीडियोस में भी रैट का बाहर आना साफ दिख रहा था। इसके बाद रिपोर्ट्स में पायलट्स के बीच के कॉन्वर्सेशन का जिक्र किया गया, जिसने सभी को हिला कर रख दिया। रिपोर्ट के अनुसार कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट दूसरे से पूछता है, व्हाई डिड यू कट ऑफ, यानी तुमने फ्यूल क्यों बंद किया। इस पर दूसरा पायलट जवाब देता है, I did not। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि किस पायलट ने कौन सा डायलॉग बोला था। एविएशन एक्सपर्ट्स के अनुसार बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विचेस ऐसे हैं जो बाय मिस्टेक मूव नहीं हो सकते। हर स्विच पर एक सेफ्टी गार्ड होता है जिसे उठाकर नीचे की तरफ खींचकर मूव करना पड़ता है। इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि गलती से हाथ लगने पर स्विच मूव ना हो जाए। क्रैश से ठीक पहले पायलट्स ने फिर से स्विचेस को रन पर कर दिया ताकि दोनों इंजन चालू हो जाए।
इंजन 1 चालू हो गया, लेकिन इंजन 2 दोबारा प्लेन को पावर नहीं दे सका। केवल एक इंजन से तेजी से गिरते हुए प्लेन को वापस ऊपर ले जाना मुश्किल था। ऐसे में जब पायलट्स को लगा कि प्लेन को संभालना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने एटीसी को इमरजेंसी सिग्नल मेडे 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 भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1:39 और 11 सेकंड्स पर ब्लैक बॉक्स ने रिकॉर्ड करना बंद कर दिया, जिसके 21 सेकंड बाद प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर जा गिरा। रिपोर्ट में कहा गया कि प्लेन में कोई खराबी नहीं थी और प्लेन टेक्निकली पूरी तरह एयरवर्दी था। उसकी एयरवर्दी ने सर्टिफिकेट मई 2026 तक वैलिड थी। फ्लाइट से पहले मेंटेनेंस भी पूरी की गई थी और प्लेन में कोई बम जैसा विस्फोटक सामान भी नहीं था जो हादसे की वजह बनता। इस कारण रिपोर्ट में बोइंग के बाकी के 7878 प्लेन्स, इंजन ऑपरेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए कोई भी एक्शन लेने की हिदायत नहीं दी गई। लेकिन रिपोर्ट में एक बेहद अहम बात का जिक्र किया गया जो विवाद की दूसरी बड़ी वजह बना। यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने दिसंबर 2018 में एक सुरक्षा चेतावनी जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि बोइंग एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के लॉकिंग सिस्टम में एक संभावित खामी पाई गई है। यह भी बताया गया था कि कुछ मामलों में ये लॉकिंग फीचर अपने आप डिसएंगेज हो सकता है, जिससे स्विच गलती से भी फ्लिप हो सकता है। यह एडवाइजरी बोइंग 737 ऑपरेटरों के अनुभवों पर आधारित थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने एयर इंडिया से पूछा कि क्या उन्होंने इस चेतावनी के बाद कोई जांच करवाई थी, तो एयरलाइन ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि ये एडवाइजरी मैंडेटरी नहीं थी। इस रिपोर्ट ने सवालों को जितना सुलझाया नहीं था, उससे कहीं ज्यादा उलझा दिया था। इस रिपोर्ट के बाद स्विच ऑफ होने के पीछे की 3 पॉसिबिलिटीज पर बात होने लगी। पहला, क्या कॉकपिट में किसी पायलट ने जानबूझकर या गलती से स्विच ऑफ कर दिए थे? दूसरा, क्या स्विचेस में कोई टेक्निकल फॉल्ट था जिसकी वजह से वो अपने आप कट ऑफ हो गए? और तीसरा, क्या कोई एक्सटर्नल रीजन था जिससे फ्यूल फ्लो अचानक रुक गया? हालांकि रिपोर्ट में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि फ्यूल स्विच शटडाउन किसी ह्यूमन एरर की वजह से हुआ या फिर किसी टेक्निकल इशू की वजह से। लेकिन रिपोर्ट में प्लेन को टेक्निकली पूरी तरह एयरवर्दी बताकर जिस तरह पायलट्स के बीच के केवल 2 शब्दों को दुनिया के सामने रखा गया, उसने एक खतरनाक संकेत पैदा कर दिया, जैसे किसी पायलट ने खुद प्लेन को तबाह करने की कोशिश की हो। इसने न सिर्फ आम लोगों को चौंका दिया, बल्कि इससे एविएशन एक्सपर्ट्स में भी भारी विवाद शुरू हो गया। इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाहर आने के बाद नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में नई नई थ्योरीज बननी शुरू हो गई। कुछ फॉरेन आउटलेट्स ने इसे कॉकपिट कंफ्यूजन बताया, तो कुछ ने इसे पूरी तरह ह्यूमन एरर करार दे दिया। हद तो तब हो गई जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि पायलट सुमित सबरवाल ने ही फ्यूल स्विचेस को कट ऑफ पोजीशन में किया था। रिपोर्ट में लिखा गया कि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जो प्लेन उड़ा रहे थे, उन्होंने कप्तान सुमित से पूछा था कि उन्होंने फ्यूल स्विच ऑफ क्यों किया है, जिस पर उनका जवाब था कि उन्होंने नहीं किया। साफ था कि इस तरह की केवल 2 लाइंस के सामने आने से स्पेकुलेशन का तूफान खड़ा हो गया। इसी वजह से इस रिपोर्ट के विरोध में भारत के पायलट यूनियन सामने आ गए। एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ALPA इंडिया, जो 800 से ज्यादा पायलट्स को रिप्रेजेंट करती है और ALPA इंटरनेशनल का हिस्सा है, उसने इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट की काफी आलोचना की। ALPA के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस ने साफ कहा कि हमें जांच की दिशा से आपत्ति है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रिपोर्ट का मकसद पायलट को ब्लेम करना है। उन्होंने ये भी कहा कि ये रिपोर्ट आधी अधूरी है और इससे पायलट्स की इमेज को नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि ये रिपोर्ट बिना किसी ऑफिशियल सिग्नेचर के लीक कर दी गई और इस पूरी जांच टीम में एक भी क्वालिफाइड पायलट को शामिल नहीं किया गया। ALPA का ये भी कहना था कि जब पूरे कॉकपिट की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुई है, तो फिर केवल 2 पैराफ्रेज लाइंस ही क्यों पब्लिक की गई। AAIB को पायलट्स की पूरी बातचीत सामने लानी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि ये रिपोर्ट पायलट्स को ब्लेम करने के लिए मैनिपुलेट नहीं की गई। ALPA को इस विरोध में इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन यानी ICPA और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन IFALPA जैसी बॉडीज का भी साथ मिला। ICPA ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी पायलट पर इतनी बड़ी साजिश का आरोप लगाना है तो कम से कम उसके लिए कॉन्क्रीट एविडेंस होना चाहिए। प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन पर इस तरह का आरोप लगाना न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है बल्कि डीपली इनसेंसिटिव भी है।
यूके के एविएशन कंसल्टेंट और फॉर्मर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर टिम एटकिंसन ने भी कहा कि ये रिपोर्ट जितने जवाब नहीं देती उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करती है। वहीं बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में एविएशन ऑपरेशंस के प्रोफेसर और पूर्व पायलट मार्को चैन ने कहा कि सिर्फ एक लाइन से कोई भी ह्यूमन एरर साबित नहीं होता है। रिपोर्ट में मौजूद एक और बात ने विवाद को और हवा देने का काम किया। FAA ने 2018 में एविएशन कम्युनिटी को अलर्ट किया था कि बोइंग 737 एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कट ऑफ स्विचेस की लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज्ड पाई गई थी, जिससे स्विच एक्सीडेंटल टच से भी फ्लिप हो सकते थे। इसी तरह की स्विचेस बोइंग 787 एयरक्राफ्ट्स में भी होते हैं और FAA ने सभी ऑपरेटर्स को इंस्पेक्ट करने की सलाह दी थी, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया ने ये इंस्पेक्शन कभी कराया ही नहीं। इस बात ने स्पेकुलेशन का एक और दरवाजा खोल दिया कि क्या फ्यूल स्विचेस के पीछे कोई मैकेनिकल फॉल्ट था। इसी बात को लेकर ALPA के प्रेसिडेंट कैप्टन सैम थॉमस ने भी कहा कि जब रिपोर्ट में खुद ये माना गया है कि स्विचेस में मैलफंक्शन की पॉसिबिलिटी थी, तो फिर ब्लेम सीधे पायलट्स पर क्यों डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि पायलट्स के बीच की बातचीत की सिर्फ 2 लाइंस को दुनिया के सामने पेश करके क्या एक सेलेक्टिव नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, और क्या ये नैरेटिव इसलिए रचा जा रहा है ताकि बोइंग और एयर इंडिया की जिम्मेदारी को छुपाया जा सके। बोइंग का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2-3 दशकों में लगातार गिरता रहा है। वो कंपनी जिसने एक जमाने में एविएशन इंडस्ट्री में क्रांति ला दी थी, वो आज मल्टीपल क्रैशेस और कंट्रोवर्सीज में उलझी हुई है। ऐसे में अगर इस हादसे में किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट की बात सामने आती है तो एयर इंडिया और बोइंग दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। बोइंग का जो 787-8 ड्रीमलाइनर प्लेन 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसमें पहले भी दिक्कतें देखी गई थी। नवंबर 2021 में जब ये सेम प्लेन लंदन से हैदराबाद जा रहा था, तब उड़ान के दौरान ही इसमें से अचानक फ्यूल लीक होने लगा था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि प्लेन को टर्की के अंकारा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। 12 जून 2025 को क्रैश होने से कुछ घंटों पहले भी ये सेम प्लेन लगातार उड़ान में था। ये उस दिन पेरिस से दिल्ली और फिर दिल्ली से अहमदाबाद आया था। इसी दौरान इस प्लेन में सफर कर रहे एक यात्री आकाश वत्स ने प्लेन के अंदर का वीडियो बनाया था। वीडियो में उन्होंने बताया कि ना तो AC ठीक से काम कर रहा था और ना ही एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स, यहाँ तक कि रिमोट के बटन्स तक वर्क नहीं कर रहे थे। ये कहानी सिर्फ एक प्लेन की नहीं है, बल्कि बोइंग के बाकी एयरक्राफ्ट्स का भी पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड काफी चौंकाने वाला रहा है। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया की एक फ्लाइट टेक ऑफ के महज 13 मिनट बाद ही क्रैश हो गई थी, जिसमें सवार सभी 189 यात्रियों की जान चली गई। इसके ठीक 5 महीने बाद मार्च 2019 में इथियोपियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट भी टेक ऑफ के केवल 6 मिनट के अंदर ही क्रैश हो गई थी और उसमें भी 157 लोगों की मौत हो गई। ये दोनों ही बोइंग के 737 मैक्स प्लेन्स थे और दोनों ही एयरक्राफ्ट्स एकदम नए थे, जो बोइंग के फॉल्टी डिजाइन की वजह से क्रैश हो गए। इसको लेकर बोइंग को US जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ $1.1 बिलियन का सेटलमेंट करना पड़ा था। इसके अलावा बोइंग के ऐसे कई केसेस हैं जिनमें प्लेन क्रैशेस तो नहीं हुए, लेकिन उनमें काफी सीरियस इशू देखने को मिले। 2013 में जापान एयरलाइंस के एक ड्रीमलाइनर प्लेन में लिथियम आयन बैटरी के ओवरहीट होने की वजह से ग्राउंड पर खड़े खड़े ही आग लग गई थी। 2023 में इथियोपियन एयरलाइंस के बोइंग 777-8 में उड़ान भरने के दौरान कॉकपिट में धुआं भर गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। 11 मार्च 2024 को लैटम एयरलाइंस के एक बोइंग प्लेन में ऐसा मैलफंक्शन हुआ कि प्लेन अचानक नीचे गिरने लगा था। बाद में जांच में पता चला कि कॉकपिट का जो स्विच डिजाइन था वही गलत था। इतना ही नहीं, जुलाई 2024 में यूनाइटेड एयरलाइंस के एक बोइंग 757-200 का टेक ऑफ करने के बाद पहिया ही निकल कर गिर पड़ा। एक ऐसी भी घटना हुई जब पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया जाते समय चलती फ्लाइट के बीच बोइंग के एक प्लेन का दरवाजा ही उखड़कर हवा से नीचे गिर गया। जांच में सामने आया कि दरवाजे के स्क्रूज ठीक से टाइट नहीं किए गए थे। इन लगातार इंसिडेंट्स ने बोइंग की रेपुटेशन को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लोगों में इतना डर बैठ गया कि एक कहावत बन गई कि इफ इट इज बोइंग आई एम नॉट गोइंग। हालात ये हो गए कि बोइंग के अपने ही एम्प्लॉइज ने बोइंग के प्लेन्स में बैठने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें अपनी ही कंपनी के प्लेन्स की सेफ्टी पर भरोसा नहीं है। बोइंग के कई करंट और फॉर्मर एम्प्लॉइज ये दावा कर चुके हैं कि ड्रीमलाइनर प्लेन्स को बनाने में काफी लापरवाही बरती गई है। 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसमें चार्ल्सटन फैक्ट्री में बने ड्रीमलाइनर्स की सेफ्टी पर खुद बोइंग एम्प्लॉइज ने सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया कि इन प्लेन्स में अक्सर फॉल्टी पार्ट्स लगे होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी अंदर मेटल शेविंग्स जैसी चीजें छोड़ दी जाती है।
अगर कोई वर्कर शिकायत करता है तो उस पर चुप रहने के लिए दबाव बनाया जाता है। बोइंग के एक टेक्नीशियन जोसेफ क्लेटन ने तो इन सब लापरवाहियों के चलते अपनी पत्नी से ये तक कहा कि वो अपनी जिंदगी में कभी भी ड्रीमलाइनर में सफर नहीं करेंगे। अप्रैल 2024 में एक बोइंग इंजीनियर सैम सालेपोर ने FAA से शिकायत की थी कि ड्रीमलाइनर के पार्ट्स ठीक से असेंबल नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कॉस्ट कटिंग के लिए अलग अलग जगहों पर पार्ट्स बनवाए जाते हैं जो एक दूसरे से ठीक से फिट नहीं होते, जिससे प्लेन उड़ान के दौरान हवा में टूट सकता है। बोइंग के एक और एक्स एम्प्लॉय जॉन बार्नेट, जिन्होंने यहाँ 32 साल तक काम किया था, उन्होंने 787 ड्रीमलाइनर प्लेन की सेफ्टी को लेकर काफी सीरियस कंसर्न्स जताए थे। वो यहाँ एक क्वालिटी इंस्पेक्टर थे और उन्होंने बताया था कि ड्रीमलाइनर प्लेन्स के करीब 25% ऑक्सीजन सिस्टम्स ठीक से काम नहीं करते हैं। उन्होंने 2017 में FAA में फॉर्मल कंप्लेंट भी की और FAA ने उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस को सही पाया, जिसके बाद बोइंग को उन्हें सुधारने के आदेश भी दिए गए थे। लेकिन जॉन बार्नेट यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने एयरक्राफ्ट सेफ्टी इश्यूज को लेकर बोइंग पर मुकदमा कर दिया। लेकिन जब यह केस ऑनगोइंग था, उसी बीच उन्हें एक दिन उनके ट्रक में मृत पाया गया। उनके सिर में गोली लगी हुई थी और उसे आत्महत्या बताकर केस को बंद कर दिया गया। सालों से दुनिया भर के एविएशन क्रिटिक्स का ये मानना है कि बोइंग अब लोगों की सेफ्टी से ज्यादा अपने प्रॉफिट्स की फिक्र करता है। खुद FAA ने भी कहा था कि बोइंग को प्रॉफिट से ज्यादा पैसेंजर्स की सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। कुछ साल पहले चार्ल्सटन फैक्ट्री की क्वालिटी मैनेजर सिंथिया किचन्स ने कहा था कि 2009 से 2011 के बीच 11 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट ऐसे बनाए गए थे जिनमें सेफ्टी को लेकर भारी खामियां थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो भविष्य के संभावित खतरों के बारे में सोचकर रातों को सो नहीं पाती थी। सिंथिया ने एक बार अपने बॉस से पूछा था कि क्या वो खुद कभी इन प्लेन्स में अपने बच्चों के साथ सफर करेंगे। उनके बॉस का जवाब था कि इनमें से कोई भी प्लेन अमेरिका में नहीं रहेगा और सब प्लेन्स बाहर भेजे जाएंगे। इसके बाद उन 11 787 ड्रीमलाइनर प्लेन्स में से 6 प्लेन्स एयर इंडिया को बेचे गए थे। जो प्लेन 12 जून 2025 को क्रैश हुआ वो भी उन्हीं एयरक्राफ्ट में से एक था और इसे जनवरी 2014 में एयर इंडिया को डिलीवर किया गया था। जॉन बार्नेट, जो बोइंग में क्वालिटी इंस्पेक्टर थे और जिन्होंने बोइंग पर केस किया था, उन्होंने मरने से कुछ साल पहले एक बहुत ही डरावनी बात कही थी कि जब किसी प्लेन को बनाते वक्त सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज किया जाता है तो उस लापरवाही का असर दिखने में 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। हैरानी की बात है कि जो ड्रीमलाइनर 12 जून को क्रैश हुआ वो 11 साल पुराना था। बोइंग की बीते कुछ सालों के खराब रिकॉर्ड्स को देखते हुए यह आशंका तेज हो गई है कि एयर इंडिया की फ्लाइट 171 के क्रैश के पीछे भी शायद कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो सकता है। हालांकि AAIB की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में बोइंग के प्लेन्स, इंजन्स या पार्ट्स की जांच का कोई निर्देश नहीं दिया गया था। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आने के बाद लोगों को लगा कि सारा ब्लेम पायलट्स पर डालने की कोशिश की जा रही है तो लोगों का गुस्सा और शक दोनों बढ़ने लगे। इसी के दबाव में रिपोर्ट्स आने के 2 दिन बाद भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने बोइंग के 787 और 737 जैसे कई मॉडल्स के फ्यूल स्विच लॉक्स की जांच का आदेश जारी किया। एयर इंडिया की ओर से बाद में बताया गया कि उसने अपनी सभी बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट्स में फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच पूरी कर ली है और किसी भी तरह का टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद एयर इंडिया ने यह फैसला लिया कि वो अब भविष्य में किसी भी फ्लाइट के लिए 171 नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगी। फिलहाल दुर्घटना की जांच AAIB के नेतृत्व में जारी है, जिसमें बोइंग, जनरल इलेक्ट्रिक, एयर इंडिया, भारत के रेगुलेटर्स और अमेरिका एंड ब्रिटेन के एविएशन एक्सपर्ट्स भी शामिल है। इसकी फाइनल रिपोर्ट आने में 1 साल का समय लग सकता है। जो 260 जिंदगियां इस हादसे में चली गई उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन अगर ये जांच ईमानदारी से पूरी होती है और असली वजह सामने आती है तो शायद वो लोग जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनके परिवार वालों को ये तसल्ली जरूर मिलेगी कि इस हादसे की असल वजह के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। कभी कभी कुछ सवालों के सही जवाब मिल जाना भी अपने आप में एक सच्ची श्रद्धांजलि होती है।